अस्सलाम वालेकुम निहार, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। वेरी गुड। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का एक न्यूमेरिकल जो हमारा रह गया था, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जी। तो आप ये बताएं कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है स्क्रीन। सर, आ रही है। ठीक है। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे सेफ्टी फैक्टर। और सेफ्टी फैक्टर में हमने ये देखा था कि हमारे पास नॉर्टन की बुक में एक गाइडलाइन गिवन है, जिसमें हम इन तीन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। वन इज़ द मटेरियल प्रॉपर्टी डेटा, other one is the environmental conditions, and the third is the analytical model. So we see कि इसके अंदर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसमें हमारा कितना कॉन्फिडेंस है, और डेटा आपके पास इंडिविजुअली अगर आप इन चीज़ों को देखें तो आप उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मटेरियल प्रॉपर्टी का डेटा अगर आपके पास एक्चुअल मटेरियल के साथ अवेलेबल है तो आप उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.3 कंसिडर कर सकते हैं, जो कि लीस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल टेस्ट डेटा अवेलेबल है जो कि एक्चुअल नहीं है लेकिन उसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप ऑन द सेफ साइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले सकते हैं। अगर आपके पास रिप्रेजेंटेटिव डेटा भी नहीं है, फेयरली रिप्रेजेंटेशन है या पुअरली रिप्रेजेंटेटिव डेटा अवेलेबल है, तो फिर आप 3 या 5 प्लस तक भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर कर सकते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात की जाए तो आप ये चेक करेंगे कि आप जो भी पार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी जो एक्चुअल एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, क्या आप वही यूज़ कर रहे हैं अपनी डिज़ाइनिंग में, या फिर आप उसमें कोई एस्टिमेशन ले रहे हैं। अगर आपके पास एक्चुअल टेस्ट कंडीशंस अवेलेबल हैं तो अगेन आप 1.3 जो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वहाँ तक जा सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपके पास रूम टेम्परेचर, रूम एम्बियंट एनवायरनमेंट अगर अवेलेबल है, अगर आप वो कंसिडर कर रहे हैं तो आप 2 ले सकते हैं। अगर आप हार्श एनवायरनमेंट की तरफ जाते हैं तो 3 और 5 तक आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो थी वो एनालिटिकल मॉडल्स की है। तो ये देखा जाएगा कि आपका जो एनालिटिकल मॉडल बनाया, जो भी आपका सिस्टम है ऑन पेपर आपने उसको उसकी जो मॉडलिंग की है वो कितनी एक्यूरेट है। If it is very accurate, you can use up to 1.3, and if it is less accurate, and it's up to your judgment कि उस अपने assumptions कितनी आपने उसमें शामिल की हैं और वो एक्चुअल मॉडल से कितना दूर है। अगर बहुत ही क्रूड अप्रोक्सीमेशंस हैं तो फिर आप 5 प्लस भी ले सकते हैं। फिर आप क्या करते हैं कि इन तीनों के अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी चूज करके आप इसमें से मैक्सिमम अप्लाई करते हैं। ठीक है। और ये सारा कुछ जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए होता है। इसमें आप क्या कहते हैं कि F1, F2 और F3 इनकी आपने इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल ली, और इन इंडिविजुअल वैल्यूज़ से आप जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लेते हैं। तो ये टेबल आई होप आप सब रिकॉल कर रहे होंगे। इसमें कोई सवाल है आपका तो प्लीज़ आस्क। नो सर। नो सर। ठीक है। तो हम इस न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। हमारा सवाल ये था कि रॉड विद अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज टू बी सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल लोड ऑफ 5,000 पाउंड्स। हमें पता है कि उसके ऊपर 5,000 पाउंड की फोर्स लग रही है, और हमें ये बताया गया है कि उसका जो मटेरियल होगा वो माइल्ड स्टील होगा। अगर ये दो कंडीशंस हैं तो सवाल ये है कि आपका फिर रॉड का डायमीटर कितना होना चाहिए, कितना मिनिमम डायमीटर होना चाहिए
उस माइल्ड स्टील मटेरियल वाली रॉड का जिसके ऊपर ये फोर्स लग सके और वो फेल ना हो। तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज करते हुए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अभी हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पता। ठीक है। आपके पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है प्रेशर ओवर एरिया। और एरिया हमसे पूछा गया है, यहाँ डायमीटर पूछा गया है, यानी इन अदर टर्म्स हम कह सकते हैं कि एरिया पूछा गया है। तो वी डोंट नो द एरिया, वी हैव टू फाइंड इट आउट। ऑन दी अदर हैंड वी ऑल्सो डोंट नो द स्ट्रेसेस। ठीक है। तो हाउ डू वी स्टार्ट इट? एनीवन? इसकी मैंने हिंट दी थी और इस सवाल को मैंने जो है वो रफली सॉल्व किया था। अब मैं चाह रहा था कि हम एक्चुअल सोल्यूशन इसका देखें क्या आता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विद म्यूचुअल डिस्कशन हम क्या डिसाइड करते हैं इसके अंदर, सर बताइए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी और स्ट्रेस को फॉर्मूला को वो करेंगे, एट अ टाइम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए मेरे पास क्या है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला मेरे पास स्ट्रेंथ ओवर स्ट्रेस। ठीक है। अच्छा। ये मटेरियल पता है कि माइल्ड स्टील यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे माइल्ड स्टील की मटेरियल प्रॉपर्टीज निकालनी पड़ेंगी। मुझे देखना पड़ेगा कि उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। इजंट इट? ये दो फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें मेरे पास दिस एरिया इज अननोन और स्ट्रेस भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं पता। मुझे यील्ड स्ट्रेंथ तो पता चल जाएगी। जो माइल्ड स्टील अगर है तो मैं माइल्ड स्टील की मटेरियल प्रॉपर्टी सर्च करूंगा और फिर उसमें से जो अप्रोप्रिएट वैल्यू होगी यील्ड स्ट्रेंथ की वो यहाँ पे मैं रख दूंगा। तो माइल्ड स्टील की मटेरियल प्रॉपर्टीज अगर हम चेक करें तो हमें पता चलता है कि 40 to 50 kPa तक यील्ड स्ट्रेंथ टिपिकली होती है। अब इसमें अलग अलग ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा ग्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास मार्केट में क्या अवेलेबल है। लेकिन 40 से 50 के बीच में आपको इसकी यील्ड स्ट्रेंथ मिल जाती है, kPsi। तो हम यहाँ पे अब देखें, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी खुद सेलेक्ट करें बेस्ड ऑन दिस टेबल। ठीक है। इस टेबल की जो गाइडलाइन है उसको यूज करते हुए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी चूज करें। तो मटेरियल प्रॉपर्टीज की सबसे पहले हम बात करें तो हमें पता चला कि माइल्ड स्टील की मटेरियल प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें यील्ड स्ट्रेंथ मेरे पास आता है 40 to 50। अब आपकी मर्जी है, आप 42 ले लें, 43 ले लें, 44 ले लें, 45 ले लें, कोई भी इस रेंज में आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो वी जस्ट अज्यूम हियर कि हमें 45 के PSI का माइल्ड स्टील अवेलेबल है। ठीक है। तो मेरे पास यील्ड स्ट्रेंथ आ गई यहाँ पे। यील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू मैं यूज कर सकता हूँ 45 kPa। अच्छा, 45 kPa मैंने यूज कर लिया। अब अगर मुझे स्ट्रेस निकालना है ताकि मैं एरिया तक जा सकूं तो इस स्ट्रेस के लिए मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना पड़ेगा। इजंट इट? अब इस फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए आई विल गो बैक टू दिस टेबल। अब आप मुझे ये बताएं कि मटेरियल प्रॉपर्टी का डेटा मैंने नेट से निकाला। नेट से निकालने के बाद मुझे एक रेंज मिली और उस रेंज में मैंने सेलेक्ट की एक मिडिल वैल्यू 45 kPsi। तो मैं इस ग्रेडिंग में ये जो F1 मुझे सेलेक्ट करना है अगेंस्ट द मटेरियल प्रॉपर्टी, तो मैं इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रखूं? एक्चुअल मटेरियल वाज यूज्ड, रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल टेस्ट डेटा वर अवेलेबल, फेयरली रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल टेस्ट डेटा अवेलेबल और पुअरली रिप्रेजेंटेटिव। इसमें क्या होना चाहिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी? आप अपनी जजमेंट बताएं। मुबशिर, आपको आवाज आ रही है? मोहम्मद अवेस, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा मोहम्मद अवेस, तो आप बताएं कि अब मैंने मटेरियल प्रॉपर्टी के लिए क्या किया था, इंटरनेट से डेटा निकाला और उसकी एक हमने मिड वैल्यू ले ली। तो मुझे बताएं कि मटेरियल प्रॉपर्टी डेटा में मैं F1 क्या लूं, क्या आना चाहिए इसके अंदर? 1.3 ले लूं या 2 ले लूं, 3, 5 प्लस क्या होना चाहिए? सर 1.3 ले लें। 1.3 ले लें। क्या मेरे पास एक्चुअल मटेरियल अवेलेबल है? जो मैं जिस मटेरियल पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं मैन्युफैक्चरिंग में एग्जैक्ट यही मटेरियल यूज करूंगा? बताएं। अगर मैं 1.3 लेता हूँ
तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि मेरे पास एक्चुअल मटेरियल अवेलेबल है, जो मैं यील्ड स्ट्रेंथ ले रहा हूँ, आई एम 100% श्योर कि मैन्युफैक्चरिंग में वही मटेरियल यूज होगा, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ एग्जैक्टली सेम होगी। इज दिस द केस? साथ, आर यू अवेलेबल? यस सर। हाँ, बताइए आपको क्या लगता है कि मटेरियल प्रॉपर्टी डेटा में आउट ऑफ दीज फोर अवेलेबल ऑप्शंस मुझे F1 क्या लेना चाहिए? एनी गेस? सर 1.3। 1.3 ही लेना चाहिए? अच्छा, तो मैं आपसे आर्ग्यू करता हूँ। ठीक है, बाकी सब लोग म्यूट कर दें। सर 1.3 से ज्यादा लें, क्योंकि हमारी जो यील्ड स्ट्रेस है वो 40 to 50 है और हमने 45 ली है, तो यील्ड स्ट्रेस वो नहीं ली जो एक्चुअल है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर हम 1.3 लेते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक्चुअल प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमारे पास, वी आर 100% श्योर कि वो आगे पीछे नहीं होगी। लेकिन हमने क्या किया है, हमने तो इस केस में इंटरनेट पे सर्च किया कि माइल्ड स्टील क्या अवेलेबल है, कितनी क्या रेंज होती है उसकी, और उस रेंज में से हमने अपनी मर्जी से एक मिडिल वैल्यू ली है। ठीक है, हमें किसी ने बताया नहीं था, हमने अपनी मर्जी से ली है। तो इन दिस केस हमारे पास ये होना चाहिए कि फेयरली रिप्रेजेंटेटिव मटेरियल टेस्ट डेटा अवेलेबल। ठीक है, फेयरली रिप्रेजेंटेटिव, इतना पुअर बिल्कुल हमने बगैर देखे भी गैस नहीं किया, वरना हम पुअरली रिप्रेजेंटेटिव ले लेते। तो हमने सर्च किया और हमने एक मिडिल वैल्यू ली है, जो हमें अंदाजा है कि 45 kpsi का हमें मटेरियल मिल जाएगा। तो वी गो विद द नंबर 3। ठीक है जी, इसमें किसी को कोई एतराज है तो बताएं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? एनवायरमेंटल कंडीशंस इन विच इट विल बी यूज्ड। क्या हमें एक्चुअल एनवायरमेंटल कंडीशंस पता है कि वो कहाँ यूज होगा, और हम उसको कंसीडर कर रहे हैं? जहाँ हम टेस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या वहीं उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस हमने इनकॉर्पोरेट की हैं अपने डिज़ाइन में? या फिर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल होगा? या फिर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मॉडरेट एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होगा? या फिर हम ये अजम्पशन अपनी रखें कि ये एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, हार्श एनवायरनमेंट में ये चीज़ यूज़ होने वाली है? क्या केस है हमारे पास, बताएं। एनीवन? एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी हमें अब F2 सेलेक्ट करना है। F1 हमने सेलेक्ट कर लिया है, अब हमें F2 सेलेक्ट करना है। तो 1.3 रखा जाए, 2, 3, या 5 प्लस रखा जाए? हम्म, जुल्करनैन, आप बताएं, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हवाले से हमें क्या रखना चाहिए? F2 क्या होना चाहिए? सर 2 रखना चाहिए। 2 रखना चाहिए? जी सर। अगर हम 2 रखते हैं तो इसका मतलब कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास रूम टेम्परेचर पे या रूम एनवायरनमेंट पे ये यूज़ होगा। तो हम इसमें 2 कर जी लेते सर। हैं। ठीक है जी, तो जी ये हो सर। गया 2। तो इसमें हमने 2 सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, तीसरी चीज़ है एनालिटिकल मॉडल। ये 2 हो गया। एनालिटिकल मॉडलिंग में क्या मेरे पास एक्चुअल मॉडल अवेलेबल है, या एक्यूरेट मॉडल अवेलेबल है, या अप्रोक्सीमेट मॉडल अवेलेबल है? हमारे पास एक सिंपल सिस्टम है, एक सर्कुलर रॉड है, उसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, और उसके लिए मैंने स्ट्रेसेस की जो इक्वेशन ली है, दैट इज P/A। इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है सिस्टम में। तो इसको मुझे क्या करना चाहिए, 2 या 3 ले सकता हूँ? ये काफ़ी एक्यूरेट है। इसके अंदर हमने कोई अजम्पशन नहीं की, कोई ऐसी इक्वेशन नहीं है जिसको हमने मिनिमाइज किया हो, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करके, या उसको हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके उसको राउंड ऑफ किया हो। ऐसी कोई कंडीशन हमारे पास अभी नहीं है। तो मेरे पास क्या आया, 3, 2 और 2। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम टेबल 1, 3 से मेरे पास आ रही है मटेरियल प्रॉपर्टी, हमने क्या लिया था? 3, एनवायरमेंट 2, और मॉडल 2। ये लिए थे हमने, 3, 2 और 2, राइट। अब मुझे
फाइनल सिलेक्शन करनी है किस चीज़ के लिए, एन के लिए। इसके लिए मुझे फाइनल सिलेक्शन करनी है, तो अब बताइए क्या होगी। 3 होगी सर। क्या होगी, 3। वाई 3, वाई नॉट 2। क्योंकि सर अगर हम फैक्टर ऑफ सिटी 3 लेंगे तो उसमें एनवायरनमेंट और मॉडल भी उसके अंदर ही आ जाएगा, लेकिन अगर 2 लेंगे तो फिर वो अपने उससे कम हो जाएगा। यस, इसमें हमारा रूल ये है कि हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लूँ 3, जो मैंने तीन F1 F2 और F3 तीन F निकाले थे, उसमें से मैं मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ 3। ठीक है। अगर मैं अब मेरे पास एन की वैल्यू आ गई है और यील्ड स्ट्रेंथ मैंने सपोज कर ली है कि मैं 45 किलो पीएसआई ले रहा हूँ, तो मेरे पास स्ट्रेसेस आ जाएंगे। ठीक है। उन्हीं स्ट्रेसेस को यूज करते हुए मेरे पास एरिया आ जाएगा। ये ए बार नहीं है, ये इक्वेशन के बाद कॉमा लगा हुआ है। मेरे पास एरिया आ जाएगा और उस एरिया से मैं डायमीटर निकाल लूंगा। तो ये एक छोटा सा मेरे पास मैटलैब का प्रोग्राम है, ये मैंने लिखा है। इस मैटलैब के प्रोग्राम में हमने फीड कर दिया कि हमारे पास पी की वैल्यू और स्ट्रेंथ की वैल्यू गिवन है। साथ ही हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 फाइनलाइज किया है। तो हम सिग्मा निकाल सकते हैं एस ओवर एन से। सेम वही इक्वेशन है। सिग्मा क्या हो जाएगा, एस ओवर एन, सिग्मा को वहां ले जाऊंगा। ठीक है। और एरिया के लिए क्या हो जाएगा, पी डिवाइडेड बाय सिग्मा। जब मेरे पास एरिया आ जाएगा तो उस एरिया की इक्वेशन से, जो एरिया का फॉर्मूला होता है, उससे मैं डायमीटर निकाल लूंगा। तो मेरे पास इस केस में सिग्मा की वैल्यू ये आ रही है और डायमीटर मेरे पास आता है 0.7387 इंचेस। ठीक है। अगर हमारी अजम्पशन पॉसिबल था, हमारी अजम्पशन इस तरह की होती कि हम कहते कि नहीं, वी आर नॉट श्योर अबाउट द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड वी से एक्सट्रीमली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में यूज होगा वो। ठीक है। हम ये अजम्पशन कर सकते थे। हमें किसी ने बताया तो नहीं था ना कि एनवायरमेंट कंडीशंस क्या होंगी। सो इट्स अप टू अस। अगर मैं कहता कि एक्सट्रीमली टफ एनवायरनमेंट में वो यूज हो रहा है, तो फिर मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसका लेना पड़ता 5+। अब मैं 5+ में 5 रखूँ, 5.5 रखूँ, 6 रखूँ, इट्स अगेन अप टू आवर ओन जजमेंट। ठीक है। तो उस केस में क्या होता फिर, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है 5। और यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो एन की वैल्यू रख देते हैं 5, और अकॉर्डिंगली हमारे पास एरिया, और एरिया के साथ हमारे पास जो डायमीटर की वैल्यू है वो आ जाती। तो बेसिकली हमने क्या किया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी खुद हमने चूज किया और हमने इंश्योर किया कि आपका जो डायमीटर है वो इतना होगा जो उन स्ट्रेसेस को एक्सीड नहीं होने देगा और आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेंटेन रहेगा। इसमें किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछें। एनी सर क्वेश्चन। ये जो आपने तीनों उनसे तीनों वैल्यूज लेके फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाला है, ये थोड़ा अगर दोबारा से समझा दें तो। हमने क्या किया कि हमने इस टेबल की, ये जो हमारे पास पीछे टेबल गिवन है, टेबल 1-3, इसकी गाइडलाइंस के हिसाब से हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी चूज किया है। हमने तीन अलग अलग चीज़ों को देखा है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंडिविजुअली निकाला है। पहले हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज को देखा, उसके बाद हमने एनवायरमेंटल कंडीशंस को देखा, उसके बाद हमने मॉडल को देखा कि आप जो मैथमेटिकल मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जो इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं अपनी डिज़ाइनिंग में, वो कितनी एक्यूरेट है। तो हमने इन तीनों के अलग अलग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के बाद हमने कहा कि डक्टाइल मटेरियल के लिए होता है कि आपने जो तीन फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाले हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू आप ले लें। मैक्सिमम कोई भी हो सकती है, मैक्सिमम F1 भी हो सकती है, F2 भी हो सकती है, F3 भी हो सकती है। तो ये किया है हमने। क्लियर हुआ आपको। यस सर, यस सर। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आज, उसके बाद फिर हमें अगले टॉपिक पे जाना है। ये आपका यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म होता है और हम चैप्टर 8 जो स्क्रूज और बोल्ट्स का है उसकी तरफ जाएंगे। सर 2 मिनट क्वेश्चन तो खोलने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आपको। और कोई सवाल। नो सर। ठीक।
तो ये हमारा लेक्चर 2 है, लेकिन ये बुक में लेक्चर चैप्टर नंबर 2 नहीं है, ये चैप्टर नंबर 8 है। लेट मी ऑल्सो शेयर द बुक विद यू, प्लीज गिव मी अ मोमेंट। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास एक बोल्ट मौजूद है, और उस बोल्ट में आप देख सकते हैं कि इट्स थ्रेडेड बोल्ट। आपको ये फिगर 8.1 नज़र आ रही है? हेलो? यस सर, यस आ रही सर। है नजर। यस सर सर, आ आ रही रही है। है सर। तो इसमें बेसिकली हमें करना ये है कि बोल्ट स्पेसिफिकेशंस को हमें समझना है। टेबल 8.1 में आप देखें कि डायमीटर्स एंड एरियाज ऑफ कोर्स पिच एंड फाइन पिच मेट्रिक थ्रेड्स, ये हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं, इनको हमें समझना है। और साथ ही टेबल 8.2 में आपके पास सेम स्पेसिफिकेशंस गिवन है बट फॉर दी यूनिफाइड स्क्रू थ्रेड्स। अब ये यूनिफाइड स्क्रू थ्रेड्स क्या चीज़ हैं, और ये आपके पास पिच मेट्रिक थ्रेड्स क्या चीज़ें हैं, फाइन पिच मेट्रिक थ्रेड्स, और इनकी स्पेसिफिकेशंस का मतलब क्या है। तो इन सबको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको समझना पड़ेगा, और उसके साथ ही यहाँ पे इसकी कुछ ज्योमेट्री दी हुई है, तो इस ज्योमेट्री पे भी हम कुछ रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक थ्रेडेड बोल्ट की एग्जांपल है, और उसके अंदर जो कुछ यहाँ पे लेबलिंग हुई हुई है उसको देख लेते हैं। आपके पास बेसिकली तीन तीन मेन डायमीटर्स होते हैं। एक होता है मेजर डायमीटर, एक होता है पिच डायमीटर, और एक होता है माइनर डायमीटर। मेजर डायमीटर वो डायमीटर होता है जो आपके थ्रेड्स में, अगर मैं थ्रेड जो आपके थ्रेड थ्रेड में एक एक चीज होती है रूट जो इनसाइड जा रही होती है, और एक होता है क्रस्ट जो थ्रेड की आउटसाइड होती है। ठीक है? तो अगर मैं क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डायमीटर अगर चेक करूं, जो कि मैक्सिमम डायमीटर मुझे मिलता है, इट इज कॉल्ड दी मेजर डायमीटर। ठीक है? और अगर मैं रूट से रूट तक का डायमीटर चेक करूं, तो वो कहलाता है माइनर डायमीटर। और इसको हम अक्सर रूट डायमीटर भी कहते हैं। तो इसका जो सबस्क्रिप्ट हम यूज करते हैं वो आर यूज करते हैं, तो समटाइम्स इट इज शोन एज डी आर। ठीक है? अब जो पिच डायमीटर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, पिच डायमीटर इन दोनों की बीच की वैल्यू है, और एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, जिसमें आपको मेजर डायमीटर जो अपर लाइन है और माइनर डायमीटर जो बॉटम लाइन है, उसके बीच में आपको एक डैश लाइन नजर आ रही है। दिस इज कॉल्ड द पिच डायमीटर। ठीक है? अब इन तीनों डायमीटर्स में अगर आपके पास जो थ्रेड्स हैं अगर वो ट्राइंगुलर शेप के हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास थ्रेड्स कुछ इस तरह से हैं, देखें इसका जो रूट है और इसका जो क्रेस्ट है, ये ट्राइंगुलर शेप में नहीं है। ये जो आपके पास थिक लाइन नजर आ रही है, ये फ्लैट है। ठीक है? ये फ्लैट टॉप है और ये फ्लैट बॉटम है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास जो थ्रेड्स हो वो शार्प नहीं ना हो, वो फ्लैट हो। अगर वो फ्लैट हैं तो उस केस में फिर आपको जो पिच डायमीटर है वो आपको यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ेगी। उस इमेजिनरी लाइन से आप इस ट्राइंगल को कंप्लीट करेंगे, अपर ट्राइंगल भी हो जाएगा, और इसी तरह से रूट में लोअर ट्राइंगल हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है विच इज एच, और उस एच का जो हाफ होगा, दिस लाइन, दिस इज कॉल्ड योर डीपी, द पिच डायमीटर। ठीक है? जस्ट डी जो है आपका वो मेजर डायमीटर है, जो कि यहाँ से शुरू हो रहा है। जो भी आपके पास फ्लैट फ्लैट सरफेस हो या पॉइंटेड सरफेस हो, वॉट एवर इट इज, वहां से आपका मेजर डायमीटर शुरू होगा। और अगर रूट डायमीटर की या माइनर डायमीटर की बात करें, तो आपके पास रूट पे जो भी सरफेस है, जो एक्चुअल सरफेस है, वहां से रूट डायमीटर शुरू होगा। बट फॉर द पिच डायमीटर यू हैव टू सी द ज्योमेट्री। अगर वो पॉइंटेड नहीं है तो आपको ट्राइंगल कंप्लीट करके एक हाइट लेनी पड़ेगी एच, और उस एच का आप हाफ करेंगे तो आपको डी पी पिच डायमीटर मिलेगा। ये तीन डायमीटर समझ में आ गए सबको? तो हम आगे चलें। ये आपके पास एक विदाउट ज्योमेट्री एक फिगर है, फिगर 8.1। और उसी में अगर आप 2D में ज्योमेट्री के साथ बात करें, जो उसकी हाइट है, जो विड्थ है, और जो एंगल्स वगैरह सब गिवन है, तो वो सब मिला के अगर आप देखें तो एक्सटर्नल थ्रेड की यहाँ पे फिगर 8.2 में डायमीटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए और बाकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ये फिगर दी हुई है। तो इसमें
डायमीटर्स में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, तो अभी पूछ लें। सर एक क्वेश्चन था। जी जी बोलें। सर जो हमारा ये है पिच डायमीटर है, वो दोनों की पीक है, तो सर पीक तो क्रेस्ट ही है ना, तो जो माइनर डायमीटर है वो भी तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखें पिच डायमीटर का मैंने ये कहा कि अगर आपके पास जो थ्रेड्स हैं, उन थ्रेड्स का आप देखेंगे कि शेप कैसी है। हो सकता है कि वो पॉइंटेड थ्रेड्स हों, जैसे यहाँ पे डैश लाइन में गिवन है। हो सकता है कि वो फ्लैट कट थ्रेड्स हों, वो पॉइंटेड ना हो। ठीक है, जो ये बोल्ड बोल्ड लाइन नज़र आ रही है आपको, दिस इज द एक्चुअल फेस ऑफ द थ्रेड। और ये जो डैश लाइन नज़र आ रही है जिसमें ये ट्राइंगल कंप्लीट हो रहा है, ये इमेजिनरी लाइन है जो कंस्ट्रक्ट की गई है टू कंप्लीट दिस ज्योमेट्री। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि अगर पिच डायमीटर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपके पास रूट, ये रूट है, ये क्रस्ट है, रूट और क्रस्ट आपके पास फ्लैट सरफेस में आ रहे हैं, तो आपको ट्राइंगल कंप्लीट करके उसकी ज्योमेट्री कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये मैंने कहा पिच डायमीटर के बारे में। ये इतना क्लियर है आपको? सही है सर। ठीक है। और रही बात रूट और क्रेस्ट की, तो क्रेस्ट जो है आउटर सरफेस है जो मेजर डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहां से यहां तक मेजर डायमीटर होगा। और अगर आप सही है। माइनर डायमीटर को चेक करना चाहते हैं तो आप रूट देखेंगे, उसमें आपको फेसेस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। जो भी एक्चुअल फेस होगा उसी पे डी आ जाएगा, मेजर डायमीटर, और जो भी एक्चुअल फेस होगा उसी पे रूट डायमीटर या माइनर डायमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक। सही है। अच्छा आगे चलते हैं। एक चीज आपके पास होती है पिच। तो पिच ये होता है कि आपके पास आ, दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम पिच कहते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम पिच कहते हैं। अच्छा, पिच के साथ आपके पास एक और चीज़ है विच इज़ डायरेक्टली लिंक टू पिच, तो उसके लिए मैं लेक्चर 2 की स्लाइड शेयर करूंगा। एक चीज़ होती है लीड। लीड क्या होती है? लीड इज द पिच इनटू नंबर ऑफ थ्रेड्स। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि अगर हम कोई स्टॉक स्क्रू उठाते हैं या कोई स्टॉक थ्रेड उठाते हैं, तो उसके अंदर आपके पास एक ही थ्रेड होता है। ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे कट जो थ्रेड बने हुए होते हैं वो सिंगल थ्रेडेड होते हैं। लेकिन एट केसेस ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बोल्ट के ऊपर या एक ही स्क्रू के ऊपर डबल थ्रेडिंग हुई हुई हो, या ट्रिपल थ्रेडिंग हुई हुई हो, या फिर 4 टाइम्स थ्रेडिंग हुई हुई हो, तो उसे हम सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट या 4 स्टार्ट भी कह सकते हैं। अब लीड मालूम करने का तरीका यह है, आप बेसिकली ये देखते हैं कि एक रेवोल्यूशन के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर एक नट रखूंगा और उस नट को 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन दूंगा, 360 डिग्रीज, तो नट कितना आगे जाएगा, आपने बेसिकली ये देखना होता है। तो अगर आपके पास एक ही थ्रेड है, तो वो एक ही थ्रेड को पास करके, जैसे आपको ये रेड एरो दिखा रहा है, एक थ्रेड को पास करके अगले थ्रेड पे आ जाएगा। और वो सारे, क्योंकि ये सिंगल थ्रेड है तो इसलिए इसको एक ही कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और अगर आपके पास डबल स्टार्ट है या डबल थ्रेडिंग हुई हुई है एक ही नट बोल्ट के ऊपर, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास देखें, अगर आप ब्लू से शुरू करते हैं तो जब वो थ्रेड कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन पे आएगा तो वो ब्लू पे ही रहेगा, इजंट इट? यहाँ ब्लू से शुरू किया और फिर वो अगले ब्लू पे ही आया। अगर आप ग्रीन से शुरू करते हैं तो वो अगले ग्रीन पे ही आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपके पास लीड हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ द पिच। पिच क्या चीज थी? पिच में आप ये देख रहे थे कि दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो अभी भी वही है, थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो वही रहेगा। अगर मैं इस एनिमेशन को रोक दूं, आपके पास जो थ्रेड्स का डिस्टेंस है वो वही रहेगा। मतलब आप ब्लू से लेके अगले ग्रीन तक आप देखेंगे कितना डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज योर पिच। लेकिन लीड अब आपकी डबल हो गई है, क्योंकि आपके पास डबल थ्रेडिंग है। अगर आप इस थ्रेड से स्टार्ट करते हैं तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आप इस अगले ब्लू तक पहुंच चुके होंगे। अगर आप ग्रीन से स्टार्ट करते हैं तो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आप इस ग्रीन तक पहुंच चुके होंगे, विच इज द डबल ऑफ योर पिच। सिमिलरली इफ यू हैव अ 4 स्टार्ट, अगर 4 टाइम्स थ्रेडिंग हुई हुई है उसके ऊपर, तो अगर आप ब्लू से स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे ग्रीन, फिर येलो, फिर पर्पल, और फिर अगले ब्लू पे जाके 1 रेवोल्यूशन में वो पहुंचेगा। ठीक है,
तो दिस इज कॉल्ड लीड। और आपके पास जो स्टॉक स्क्रूज होते हैं उसमें लीड पिच के बराबर ही होती है, लेकिन अगर डबल थ्रेडिंग या हायर नंबर ऑफ थ्रेड्स अवेलेबल हैं तो फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ थ्रेड्स इनटू पिच, तो यू गेट लीड, कि एक रेवोल्यूशन के अंदर कितना आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई सवाल, लीड सबको समझ आ गया? रजाक, आर यू देयर? सर इसमें नंबर ऑफ थ्रेड्स तो समझ आ गया सर। सर लेकिन ये थोड़ा पिच एक्सप्लेन कर दें सर, ये पिच समझ नहीं आया। अच्छा, पिच मैंने पहले बताया था। एक मिनट, मैं दोबारा से बुक की जो पिक्चर है वो शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इस पिक्चर में आप देखें तो पिच इज जस्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रेस्ट टू द अदर, ये पिच है। ठीक है, और लीड भी वही होगी। अगर मैं एक रेवोल्यूशन इसको घुमाऊंगा, इसके ऊपर कोई नट घुमाता हूँ वन रेवोल्यूशन, या इस बोल्ट को मैं वन रेवोल्यूशन देता हूँ, तो ये वन टाइम्स ऑफ पिच ये मूव करेगा इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये पिच है। लेकिन लीड में ये है कि आप वन रेवोल्यूशन में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे अगर आपके नंबर ऑफ थ्रेड्स ज्यादा हैं। अगर नंबर ऑफ थ्रेड ज्यादा है, जस्ट लाइक इन दिस इन दिस फिगर, इसके अंदर आपके पास तीन तरह के थ्रेडिंग अवेलेबल है। एक है सिंगल थ्रेड, एक है डबल थ्रेड, और एक है फोर थ्रेड्स। ठीक है, तो फोर थ्रेड में ये है कि आप अगर ब्लू से स्टार्ट करेंगे, ये डिफरेंशिएट करने के लिए ये कलर्स दिए गए हैं। अगर मैं इसकी वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करूंगा, ये पीछे जाएगा, पीछे जाके दोबारा इस ब्लू पे आ जाएगा, और मेरा जो डिस्टेंस कवर होगा वन रेवोल्यूशन में वो फोर टाइम्स ऑफ द पिच होगा। पिच इसमें भी सेम रहेगी। वो क्या होगी? वन क्रेस्ट, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम वन क्रेस्ट टू द अदर, आई विल सी के डिस्टेंस क्या है, वो पिच होगा। ठीक है, लेकिन लीड ज्यादा हो गई, तो ये डिफरेंस है लीड और पिच में। whereas in the case of single threaded bolt, lead is equal to pitch, it is same. Any question so far? नो सर। शायद आपको क्लियर हो गया ये? यस सर, हो गया क्लियर सर। ठीक है, तो 8:33 हो रहे हैं। अभी हम यहीं तक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट में हम इसकी ज्योमेट्री पे आएंगे। इस ज्योमेट्री को हम स्टडी करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि एच क्या चीज़ है आपके पास, ये पिच है, उसके साथ तीन डायमीटर्स तो हमने डिस्कस कर लिए। फिर हम उस टेबल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये जो आपके पास टेबल गिवन है, इस टेबल में जो आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स गिवन है, इनको हम कैसे रीड कर सकते हैं, हाउ डू वी रिलेट इट। और इस ज्योमेट्री में से हम कैलकुलेशन क्या कर सकते हैं, अगर हमें एक डायमीटर गिवन हो तो हम दूसरा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है जी, सर इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। सर कैड लैब का जो आपने पिछला क्लास वर्क दिया था वो आप कब सबमिट कराएं? देखें, कैड लैब से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो फिर आप कैड लैब वाली हमारी 12 बजे क्लास है, आप उसी में आप पूछ लेना। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस स्लाइड और MD1 लेक्चर? नो सर। तो हम नो अटेंडेंस सर। करेंगे, उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे, तो प्लीज वेट।
तो हिजबुल्ला, अब्दुल्ला, तबरेज, निहार, यस सर। फहद, सर अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। यूसुफ, हसान, फौजान, इरफान, सर हसान प्रेजेंट। सर अब्दुल्ला भी प्रेजेंट, आपने एब्सेंट लगाई। कौन? मैं अब्दुल्ला दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो बोले ना प्रेजेंट। ठीक है। माइक नहीं चल रहा सर। जुल्करनैन, नबील, अवेस, प्रेजेंट सर। राफे, हारिस, सर नबील प्रेजेंट है उनका, मैं चैट है। हारिस, सर अब्दुल राफे प्रेजेंट है। हारिस, प्रेजेंट सर। ऋत- सर अब्दुल राफे प्रेजेंट है। ऋतिक, करते हैं ऋतिक, मुबशिर, तौफीक। यस सर। कौन रह गया जो प्रेजेंट हो एब्सेंट लग गई? सर मैं रह गया हूँ, अब्दुल राफे। सर अब्दुल राफे बोल रहे। राफे। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे सर।